हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्स स्मार्ट एकेडमी स्टडी फॉर अचीव गोल में आपका स्वागत है। हम लोग भौतिकी विज्ञान कर रहे हैं। आरआरबी द्वारा आज तक पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, उन सभी का एनालिसिस के साथ हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो आज हमारा पार्ट है यांत्रिकी पार्ट के कार्य भाग को आज हम लोग करने वाले हैं। यांत्रिकी पार्ट में कुल 15 भाग हैं। 15 भाग में पहला भाग हमारा कार्य है। तो चलिए देखते हैं यांत्रिकी पार्ट में हमारा कौन कौन सा भाग है, जिसको हम एक एक बार सिलसिलेवार ढंग से करते चलेंगे। तो आज हम कार्य कर रहे हैं, नेक्स्ट डे शक्ति करेंगे, फिर एनर्जी पावर ऊर्जा है, मास द्रव्यमान है, फिर न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स बल है, रैखिक संवेग यानी लीनियर मोमेंटम है, संवेग संरक्षण नियम जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, दूरी और विस्थापन है, चाल और वेग है, प्रत्यक्ष गति, त्वरण, रेखीय गति के समीकरण, सरल आवर्त गति, घूर्णन गति और घर्षण। ये सभी टॉपिक को हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। ये हमारा भाग है यांत्रिकी का। तो एक्स स्मार्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्स स्मार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बेल आइकन के प्रेस करने से हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा। और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर हमारा लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी एक्स स्मार्ट एकेडमी को फॉलो कर लें, क्योंकि इसमें भी न्यू अपडेट्स और स्टोरी पे नए नए क्वेश्चन पोल के साथ दिए जाते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन होता रहेगा। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती? तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं, है ना, जो अदिश राशि और सदिश राशि से रिलेटेड है। किसमें परिणाम होता है, किसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है, ये सभी हम लोगों ने कर चुका है। तो प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक को टच करके आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख ले, जिससे आपका सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा कार्य, सी कार्य, क्योंकि इसका सिर्फ मात्रा यानी परिणाम होता है, दिशा नहीं होता। तो चलिए इसका एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लें। जिस भौतिक राशि में परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में देखिए दिया हुआ है चाल, दूरी, द्रव्यमान, है ना। इस बात को ध्यान में रख लीजिए, अदिश राशि उसे कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिणाम होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। अगला है, जिन भौतिक राशि में परिणाम यानी मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होती है। अब इस पे क्या कर रहा है कि परिणाम के साथ साथ दिशा भी निहित होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया हुआ है वेग, बल, संवेग, विस्थापन इत्यादि। तो यहाँ से हम लोग सदिश राशि और अदिश राशि का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? अब इस जगह पे बता रहा है कि काम सभी कर रहे हैं, लेकिन अधिक मात्रा में कौन काम कर सकता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी, कि बंदूक की एक चलती हुई गोली। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इस पे न्यूटन का तीसरा नियम लग रहा है, क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन और रिएक्शन का यहाँ पर रूल लग रहा है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी की आवश्यकता होती है। किसी भी वस्तु को कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बल और बल के दिशा में विस्थापन की आवश्यकता होती है। जैसा कि विकल्प बी में हम देख रहे हैं कि न्यूटन के गति का तीसरा नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम लागू होता है, जो बंदूक की निकली गोली को अधिक दूर तक विस्थापित करता है। तो इसी से पता चलता है कि बंदूक से निकली गोली अधिक कार्य कर सकती है। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कार्य में, अब कार्य में क्या होता है, इस चीज को हम लोग जानेंगे। कार्य में क्या होता है? अभी हम लोग पढ़े कि यह एक अदिश राशि है। सर कार्य क्या है?
कार्य एक अदिश राशि है तो इसमें परिणाम की आवश्यकता होगी, दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। तो दिशा और परिणाम इसमें दोनों है ऑप्शन बी में, तो ये हो नहीं सकता। दिशा और परिणाम दोनों नहीं है तो ये नहीं हो सकता। दिशा और परिणाम दोनों है ये भी नहीं हो सकता। केवल दिशा होती है परिणाम नहीं होती, ये तो हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कोई दिशा नहीं होती, यानी दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 20 न्यूटन के एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 20 न्यूटन और विस्थापित कर दे रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी डी दिया हुआ है 2 मीटर देता है और 20 जूल कार्य करता है। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करने बोला, यानी वर्क भी दे दिया है 20 जूल, वर्क भी क्या दे दिया है 20 जूल। तो चलिए थोड़ा सा नया स्लाइड लेके हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्या क्या दिया हुआ था, हमारे फोर्स दिया हुआ था, फोर्स दिया हुआ था 20 न्यूटन, डिस्टेंस दिया हुआ है 2 मीटर और वर्क दिया हुआ है 2 जूल। तो आप वर्क का फॉर्मूला जान रहे होंगे, वर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू डी, एफ इंटू डी। और जब एंगल की बात होती है तो इस पर इंटू हो जाता है कॉस थीटा, जब एंगल की बात होती है तब इस पर क्या ऐड हो जाता है, कॉस थीटा। तो यही इसका थीटा का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे हम लोग। W इक्वल टू, यानी W तो दे दिया है, कितना दिया हुआ है हमारा, या सॉरी 20 जूल दिया हुआ है, W क्या दिया हुआ है 20 जूल। फोर्स दे दिया है 20 न्यूटन और डिस्टेंस दे दिया है 2, हमें कोस थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो कोस थीटा यानी कोस किस डिग्री का मान 1/2 होता है। तो आप सभी जानते होंगे कि कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 1/2, यानी थीटा का मान हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग वर्क का फॉर्मूला याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं, और एक बार रिवीजन के लिए करवा देते हैं। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये तो जनरल फॉर्मूला है। अगर कोण का बात हो जाए तो एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा, इसका उपयोग करके हम लोग किसी भी वर्क का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक हवाई जहाज 400 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है। देखिए 400 मीटर दूरी तय किया और कार्य कितना है 20,000 जूल, तो लागू किया गया गैर बल ज्ञात कीजिए। तो लागू किया गया क्या है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू डी, जैसा कि हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में ही चर्चा कर चुके हैं। इस पे एंगल की बात नहीं हो रही, इसलिए कोस थीटा हम लोग नहीं लेंगे। तो W कितना दिया हुआ है 20,000 जूल और F हमको फाइंड करना है और डिस्टेंस दिया हुआ है 4000 मीटर। यहाँ से हमको F फाइंड करना है कि F कितना होगा। तो ध्यान दीजिए 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 5 न्यूटन। F बराबर क्या हो जाएगा 5 न्यूटन। आप यहाँ से भी मात्रा कंज्यूम करके निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जूल है यहाँ पर मीटर है। तो इस तरह जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 5 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस को जो बहुत अधिक बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों का आप लोग के साथ एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की
गुरुत्व स्थिति, अब देखिए जमीन से ऊपर उठाया गया है, जमीन से ऊपर, और इसका गुरुत्व स्थिति ऊर्जा का किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जो गुरुत्व स्थिति है उसमें ऊर्जा द्वारा किए गए कार्य को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, इस बात को पूछ रहा है। और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 22/10/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी जितने भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में जो कार्य होगा उसे ही कहते हैं। उठाए रखने में जो कार्य होता है वो शून्य होता है, क्योंकि उसमें कोई भी विस्थापित नहीं होता है, कुछ भी विस्थापित नहीं होता है। अगर हम अपने सर पे 10 किलो का कोई पदार्थ उठाए रखे हुए हैं तो उसमें कोई भी कार्य नहीं होगा, बस उठाने में जो कार्य होगा। अगर माथा में लाद दिया जाए और उसके बाद पूछा जाए कि अब आपका कार्य क्या है, तो वो हमारा कार्य क्या होगा, शून्य होगा, उस पर कोई कार्य नहीं होगा। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर उठाने में जो कार्य किया गया है वही हमारा एग्जैक्ट कार्य होगा। उठाए रखने का कार्य क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है। देखिए इस क्वेश्चन को एकदम यही क्वेश्चन, बस उसका भाषा अलग था, हम लोग प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं और उसमें बहुत ही डीपली मैंने बताया है कि 1 जूल कार्य किसे कहते हैं। तो उस वीडियो में जाकर आप वो सारे चीज़ को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देखकर और नॉलेज ले सकते हैं। फिर भी हम लोग इस पे बहुत ही बारीकी से चर्चा करेंगे कि 1 मीटर दूरी तय करने में 1 न्यूटन बल के द्वारा जो कार्य किया गया है उस कार्य की मात्रा क्या है। तो कार्य की मात्रा, देखिए कार्य की मात्रा यानी हम लोग फॉर्मूला बेस्ड पे चलेंगे, यानी कार्य यानी W बराबर क्या होता है, F इंटू डी। इस पर कोई एंगल की तो बात नहीं हो रही है सर। तो W बराबर हमको निकालना है कि W बराबर क्या होगा सर, F क्या है 1 न्यूटन, डिस्टेंस क्या है 1 मीटर, तो वही न्यूटन मीटर को ही हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1 × 1 जूल, यानी वर्क मेरा क्या होगा 1 जूल होगा। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा 1 जूल। 1 जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 20/8/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, अब खड़ा है, उठाकर खड़ा है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि सर उठाकर खड़ा रहने पे कोई कार्य नहीं होता है, यानी सर पे पड़े रहने पर कोई कार्य नहीं होता है। जमीन से उठाने में यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत, गुरुत्व त्वरण के विपरीत अगर हम कार्य करते हैं जितना, वही हमारा कार्य होता है। अगर हम यहाँ पर उठा के रखे हुए हैं तो वो हमारा कार्य नहीं कहलाता है। तो देखिए इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि सर पे रखा, उसका तो आंसर बी हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए आप देख सकते हैं W = क्या होगा, F × D। अब एंगल का अगर यहाँ पर लें तो क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा। तो W अगर हम निकालेंगे तो F हमारा कुछ भी होगा, D हमारा कुछ भी होगा, लेकिन गुरुत्व त्वरण के लंबवत होगा तो थीटा क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटली 0 हो जाएगा, यानी हमारा कार्य जो होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। अन्यथा आप एक मतलब कि एक नॉलेज की तरह याद रख सकते हैं कि सर पे डाले रहने से कोई भी कार्य नहीं होता है, क्योंकि उसका जो परपेंडिकुलर होता है यानी 90 डिग्री जो होता है वह थीटा को 0 कर देता है। इस वजह से इसका कार्य जो होता है वह
शून्य होता है। समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो। अभी हम क्या बोले कि सब फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम उस पर कुछ कार्य कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और उस पर विस्थापन क्या होगा कि हमारा कार्य शून्य होगा। यानी हम बल लगाए तो कुछ तो बल लगाए होंगे, कुछ बल लगाए होंगे, तो बल का वैल्यू तो कुछ होगा ही होगा। अब विस्थापन का वैल्यू क्या हम डालें कि ये मेरा टोटली शून्य हो जाएगा। यानी विस्थापन का वैल्यू भी हमारा क्या करना होगा, शून्य करना होगा, तभी हमारा वर्क क्या होगा, यानी कार्य क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो सभी आप देख रहे हैं कि ये जो पूरा चैप्टर है ये इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं। न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं इसी से, कॉन्सेप्चुअल भी आते हैं इसी से। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो इस फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इस पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कार्य बराबर बल गुना बल के दिशा में विस्थापन, ये दो चीज़ है। परंतु वहाँ पर कह रहा था कि कार्य क्या हो, 0 हो। हम कुछ बल लगा रहे हैं लेकिन कार्य मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे हम किसी दीवार को धक्का लगाएंगे तो दीवार तो विस्थापित होगा नहीं, दीवार तो कहीं जाएगा नहीं, यानी डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, 0। एफ का तो वैल्यू है, हम 20 न्यूटन तो बल लगा रहे हैं, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है, 0 है। तो हमारा वर्क भी क्या हो जाएगा, 0। हमारा बल जो है वो उस पर वेस्ट हुआ बट कार्य कुछ नहीं हुआ, उसी बात को यह बोल रहा है। अब कह रहा है, अतः स्पष्ट है कि वस्तु पर बल लगाने के बाद भी किया गया कार्य शून्य है। तो इसका मतलब यह है कि उसमें कोई विस्थापन नहीं है, अर्थात विस्थापन क्या है, शून्य है। समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। अब क्या कर रहा है कि एक बच्चा जो है वह 120 न्यूटन भार के एक बॉक्स को 2 मीटर तक उठाए रखता है, और क्या कहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। अब उठा के रखा है तब उसका कार्य क्या होगा। एक नया फॉर्मूला हम लोग को यहाँ सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन के माध्यम से। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, W = F × D। अब एक नया फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं कि W = mgh, ठीक है, mgh। अब बोले सर ये फॉर्मूला कैसे याद रहे, ये फॉर्मूला भी यही है, ये फॉर्मूला क्या है, यही है। इसको समझते हैं हम लोग एक नए स्लाइड के साथ। क्या कह रहा है कि सर F = आपने तो FD बताया था, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फिर आप F = mgh बता रहे हैं। तो ये दोनों ही सेम है, क्योंकि आप जानते हैं कि F जो है, फोर्स जो है वो किसका गुणनफल होता है, बल जो है वो किसका गुणनफल होता है, तो सर मास और एक्सेलरेशन का गुणनफल होता है, और ये डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट। तो एक्सेलरेशन जो है वो अगर हम जमीन से उठाएंगे तो वो एक्सेलरेशन मेरा क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा। तो वो मेरा ए जो है वो जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस ऐसे होता था, अब डिस्टेंस कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। तो ये डिस्प्लेसमेंट था जो डिस्टेंस के फॉर्म में था, और ये डिस्प्लेसमेंट है जो हाइट के फॉर्म में है, इसीलिए हम लोग डी के जगह पर एच का यूज करते हैं। यानी फॉर्मूला सेम है, बस रूप अलग है, इस बात को समझिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखिए 120 न्यूटन भार, यानी F मेरा दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है, 120 न्यूटन, और बोल रहा है कि 2 मीटर की ऊंचाई, यानी H भी दी हुई है 2 मीटर। तो बोल रहा है किया गया कार्य, यानी सर W = mgh। अब बोले सर G कितना लेना है, तो आप अच्छे तरीके से जानते होंगे कि G का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, G का वैल्यू क्या होता है, 10
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू एम का दिया हुआ है 120 न्यूटन, है ना, और सॉरी एम 120 न्यूटन नहीं दिया हुआ, ये एम जी 120 न्यूटन दिया, यानी फोर्स यही है जो हम लोग F बराबर एफ ए पढ़ रहे थे, वो एम जी यही है ना। तो ये F दिया हुआ है 120 न्यूटन और H दिया हुआ है 2, तो हमारा वर्क क्या हो जाएगा? 240 यानी 240 जूल, ये हमारा कार्य हो जाएगा। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पर मास दिया हुआ रहे तब हम लोग जी का वैल्यू क्या लेंगे? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे, और अगर उस क्वेश्चन में मेंशन है तो हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। तो इसका क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 240 जूल। तो इस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कार्य करने की क्षमता कहलाती है। अब कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो कार्य हम कब करेंगे? जब हमारे पास क्या हो? ऊर्जा हो। कार्य हम कब करेंगे? जब हमारे पास क्या हो? ऊर्जा हो। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग जान लेते हैं कि भौतिकी में ऊर्जा वस्तु का एक गुण है जो कि अन्य वस्तुओं को स्थानांतरित की जा सकती है या ऊर्जा को विभिन्न रूप में रूपांतरित की जा सकती है। देखिए इससे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि कोई भी ऊर्जा है ना हम उसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका नष्ट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं सर? ओनली सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो किस निकाय पर कार्य हो रहा है? अब बोल रहा है कि कार्य धनात्मक हो, तो आप डिफिनेशन के थ्रू से जान सकते हैं कि कार्य करने की आवश्यकता कब होती है? जब ऊर्जा एक ऐसा कारक है जो कार्य करने के लिए आवश्यक होता है। ऊर्जा के बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अभी प्रीवियस क्वेश्चन ही था कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऊर्जा कहलाती है। तो ऊर्जा के कारण ही हम कार्य कर पाते हैं। अर्थात यदि किसी भी वस्तु में हम धनात्मक कार्य यानी धनात्मक ऊर्जा निछावर कर रहे हैं, उस पर डाल रहे हैं, तो उस पर जो होगा उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। यानी ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि धनात्मक निकाय हो कार्य का तो उस पर ऊर्जा की वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? यानी इसमें से पूछ रहा है, ये 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं, इसी 4 ऑप्शन में देखना है कि किस पर कार्य नहीं हो रहा है। तो हम लोग अभी एक फैक्ट जाने, जब एंगल 90 डिग्री हो यानी थीटा जब 90 डिग्री हो, कोण जब 90 डिग्री बन रहा हो या फिर उसका विस्थापन शून्य हो, तब कार्य क्या होगा? शून्य होगा। इस बात को दो कॉन्सेप्ट में कार्य हमेशा शून्य होता है। अगर हम कभी भी बल लगा रहे हैं और विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य होगा। अगर बल लगा रहे हैं और वो लंबवत कार्य हो रहा है तो भी विस्थापन मेरा क्या होगा? शून्य होगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है कि कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। पहला ही क्वेश्चन तो इसका आंसर हो गया, क्योंकि सर पे या कंधे पर लेकर खड़ा होना क्या होता है? हमारे बल जो उस पर वर्क हो रहा है, कार्य हो रहा है, वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए तो और क्वेश्चन सबको समझते हैं। सचिन 4 किलोमीटर चलता है, यानी यह कार्य कर रहा है, बल लगा रहा है और विस्थापित भी हो रहा है, यानी यह कार्य कर रहा है। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। अब वो विस्थापन कर रहा है तो यहाँ पर भी विस्थापित हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, यहाँ पर भी कार्य हो रहा है। तो कार्य सिर्फ किस में नहीं हो रहा है कि कपिल जो है वो अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है।
तो यहाँ पर कार्य नहीं हो रहा है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक चीज़ के द्वारा समझा जा सकता है। पहले ही कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि जब कभी भी हम किसी भी वस्तु को सर पे लेके या उठा के हम खड़े हैं तो उठाने में कार्य है, लेकिन उठाया हुआ लेकर खड़े रहने में कार्य क्या है, शून्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कब कार्य धनात्मक होता है और कब कार्य धनात्मक नहीं होता है। न्यू स्लाइड के साथ समझेंगे हम लोग। तो क्या कह रहा है कि कार्य कब धनात्मक होता है। तो डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं कि बल गुना बल के दिशा में विस्थापन, बल के दिशा में विस्थापन, विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये धनात्मक कार्य होगा। जब बल के दिशा में विस्थापन होगा तो धनात्मक कार्य होगा, और वहीं पर अगर बल और बल के विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। विपरीत दिशा में कहने का मतलब है कि यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण जो बनेगा वह 180 डिग्री का कोण बनेगा, और जब भी 180 डिग्री का कोण बनता है तो वो मेरा क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। 0 डिग्री पर धनात्मक होता है, 90 डिग्री पर शून्य होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रख सकते हैं कि सर 0 डिग्री जब होगा, 0 डिग्री जब होगा तब मेरा धनात्मक कार्य होगा, 180 डिग्री जब होगा तब ऋणात्मक कार्य होगा, और जब 90 डिग्री होगा तब तो सर कोई कार्य होगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि विस्थापन बल की दिशा में होता है, यही हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या है, करेक्ट है ना, कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। अगर लंबवत होगा तो शून्य हो जाएगा, है ना। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होगा तो भी शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन यानी डी जो मेरा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में है तो वर्क यहाँ पर क्या हो जाएगा, कार्य यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट से 4 प्रकार के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगने वाले बल के बीच का कोण होता है। अभी हम लोग 3 कोण के बारे में चर्चा किए थे कि अगर 0 डिग्री है तो कार्य होगा यानी प्लस में होगा, 180 डिग्री है तो ऋणात्मक कार्य होगा, और अगर 90 डिग्री है तब क्या होगा, कोई कार्य सर होगा ही नहीं। तो कार्य शून्य कब होगा, जब हमारा कोण जो है वह 90 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक मजदूर भूमि से 15 केजी का सामान लेता है और उसे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना करें। G = 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो यहाँ पर समझ रहे हैं, हम लोग पिछला कॉन्सेप्ट किए थे ऐसा क्वेश्चन कि सर जब भी उठाने वाला कार्य हो, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य हो, तो हम लोग W = क्या लगाते हैं, M × G × H। देखिए यहाँ पर मास भी दिया हुआ है, G का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और हाइट यानी H दिया हुआ है 1.0 मीटर। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, वर्क निकालना है। तो मास कितना दिया हुआ है, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 15 kg, G का वैल्यू 10 और H का वैल्यू 1.0 दिया हुआ है। ये हमारा वर्क निकल जाएगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो हमारा एग्जैक्ट वर्क क्या आएगा, 150 जूल। क्या आएगा, 150 जूल। तो यहाँ ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी उस मजदूर द्वारा कितना कार्य किया गया, सर 150 जूल कार्य किया गया। अगर ये आप लोग को नहीं समझ में आता है तो इसका सॉल्यूशन हमारा यहाँ डिस्क्रिप्शन में यानी इस पर दिया हुआ है, न्यू स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ से भी आप देख के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य होता है यदि क्या होता है, बल, ऊर्जा, घर्षण, शक्ति। कार्य कब होगा,
जब बल होगा, जब ऊर्जा होगा, जब घर्षण होगा या जब शक्ति होगा। तो कार्य का परिभाषा में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य होता है यदि ऊर्जा हो तो, अगर ऊर्जा हो तो कार्य होगा, अगर ऊर्जा ना हो तो कार्य नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसका बहुत अच्छा डिफिनेशन हमारे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसे स्पष्ट है कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा हो तो वह वस्तु कार्य कर सकता है। कार्य में केवल परिणाम होता है, कोई दिशा नहीं होता। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह एक अदिश राशि है, तो अदिश राशि में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऊर्जा और कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो है वह 1 जूल होती है। ऊर्जा का बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो जूल होता है। बड़ा मात्रक क्या होता है? किलो जूल। और 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है? तो लंबवत होता है। अभी हम 3 कोण के बारे में जान रहे थे सर। 0 डिग्री हो तो प्लस कार्य होगा, यानी धनात्मक कार्य होगा। 180 डिग्री हो तो ऋणात्मक कार्य होगा, और अगर 90 डिग्री हो तो 0 कार्य होगा, यानी शून्य कार्य होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, यानी बल भी है और विस्थापन भी है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? लेकिन विस्थापन कैसा है? लंबवत है। तो लंबवत में मेरा क्या होता है? कार्य 0 होता है। तो लंबवत में हमारा यहाँ कार्य क्या हो जाएगा? 0, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0। लंबवत होगा तो 0 होगा, रेखिक होगा तो धनात्मक और ऋणात्मक वो थीटा के द्वारा या दिशा के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हैं। अगर बल की दिशा में हो तो धनात्मक, और बल के विपरीत दिशा में हो तो ऋणात्मक कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य कहलाता है। अब कार्य क्या कहलाता है? तो कार्य का फॉर्मूला ही है, देखिए ऑप्शन में जितना भी है वो गुना में है। तो कार्य किसके गुणनफल के बराबर होता है? तो कार्य सर होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना विस्थापन होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी बल गुना विस्थापन बराबर कार्य होता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है। देखिए वर्क दे दिया है 56 जूल, यानी W 56 जूल, और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, यानी F भी दे दिया है सर, F भी दे दिया है 7 न्यूटन। विस्थापन ज्ञात करें, यानी D ज्ञात करना है। तो W बराबर क्या होता है? F इंटू D। W दे दिया है 56, F दे दिया है 7, और D हमको निकालना है। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 56/7। तो 7 8 जा 56, यानी D इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? 8 मीटर। तो 8 मीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या है यहाँ पर? एक करेक्ट आंसर है। यानी देख रहे हैं जितना भी न्यूमेरिकल बन रहा है लगभग क्या 99.9% इसी फॉर्मूला से बन रहा है। सारे के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से बन रहे हैं। तो इस फॉर्मूला को इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि बल यानी F बराबर 0 हो तो किया गया कार्य क्या होगा? अब देखिए जब F ही हमारा 0 हो तो कार्य कुछ होगा। जब बल हम कुछ लगाएंगे ही नहीं, तो विस्थापन मेरा होगा? नहीं होगा सर, यानी कार्य क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 0। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर F दे दिया है 25 न्यूटन कार्य कर रहा है। उस वस्तु को बल की दिशा में
5 मीटर तक हटाया जाता है। यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया है, डी भी दे दिया है 5 मीटर। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो बल द्वारा किया गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। तो कार्य क्या हो जाएगा? बल है 25 और विस्थापन है 5, तो कार्य मेरा क्या हो जाएगा? 125 जूल। यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कार्य हमारा कितना होगा सर? 125 जूल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह होगा। एकदम ध्यान से आप जान रहे हैं कि जहाँ पर विस्थापन शून्य होगा वहाँ पर कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। बार बार एक ही चीज़ को इतने बार बोल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में, आपके माइंड में सेट हो जाए और ये ऐसे क्वेश्चन आपसे छूटे ही ना। और इससे बाहर क्वेश्चन आता ही नहीं है, सिर्फ डिजिट आपका अलग होगा, अन्यथा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट यही होगा। तो जब कोई दीवार को धक्का दे और वह विस्थापित करने में असफल हो जाए तो कोई भी कार्य नहीं होगा। यानी इस पर कोई भी कार्य नहीं होगा सर, बिल्कुल ही कार्य नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन मेरा क्या है? 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? अब अगर कोई पिंड कार्य कर रहा है तो किस पर निर्भर नहीं करेगा? लागू बल पर। बल तो निर्भर करेगा ही। बल और विस्थापन के बीच कौन का? क्योंकि सर हम लोग जानते हैं W = F × D × cos थीटा होता है। अगर कौन पर निर्भर नहीं करता तो 180 डिग्री पर नेगेटिव, 0 डिग्री पर पॉजिटिव और 90 डिग्री पर 0 वर्क यानी 0 कार्य नहीं होता। यानी कि सर उस कोण पर भी निर्भर करता है और विस्थापन पर भी निर्भर करता है। विस्थापन हो तो कार्य होगा, विस्थापन ना हो तो कार्य नहीं होगा। तो किस पर सिर्फ निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वेग से उसको मतलब नहीं है। किसी भी वेग से वह विस्थापित हो, किसी भी वेग से वह विस्थापित हो, उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, बस उसका विस्थापित का मान ही उसके लिए निर्भर करता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको समझने के लिए हमने नेक्स्ट स्लाइड पे बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। आप इस डिस्क्रिप्शन से अपने सारे कंसेप्ट या सारे कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। चलिए एक बार रफली पढ़ लिया जाए। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य W यानी बल तथा वस्तु के बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W = F × S × cos थीटा। देखिए आप डिस्टेंस को S से या D से किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। अतः स्पष्ट है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य वस्तु के प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उस पर वेग की कोई भी कंसेप्ट नहीं है। उसे विस्थापन से और बल से और दोनों के कोण से मतलब है, वो उसी पर निर्भर करता है और किसी तीसरे पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कार्य हुआ है यानी कुछ भी कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, न्यूमेरिकल हम हर एक टाइप का एक एक लिए हैं, बाकी न्यूमेरिकल्स को हमने छोड़ा है क्योंकि वो आप खुद से रिवीजन करेंगे। हम इंस्टाग्राम में वो क्वेश्चन स्टोरी पे पोस्ट करते रहेंगे जिससे आपका रिवीजन होता रहेगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि कार्य हुआ है ऐसा हम कब कह सकते हैं? ऐसे 2 शर्तें होते हैं, तो 2 शर्तों में से एक शर्त क्या है जिससे हम कह सकते हैं कि कार्य हुआ है? बल की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा कहना बेवकूफ़ी है। वस्तु विस्थापित होनी चाहिए, हाँ सर ये होनी चाहिए। और देखते हैं आगे, ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होता, ये तो गलत है सर, क्योंकि ऊर्जा का तो स्थानांतरण होगा तभी तो कार्य होगा। वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगी यानी विस्थापन नहीं होगी। तो क्या ऐसा संभव है कि विस्थापन ना हो और हम बोल दें कि कार्य हुआ हो? नो सर। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। यानी वस्तु जो है वो विस्थापित होनी चाहिए, अगर वो विस्थापित नहीं होगी तो सर कार्य नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बल और विस्थापन का गुणनफल। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन और 3 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है 2018 में ही।
2018 में ही इस क्वेश्चन को 3 बार पूछा गया है कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं या क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं, हम लोग अभी 26 नंबर क्वेश्चन पे हैं और सारे क्वेश्चन पे यही बात किए हैं कि कार्य बराबर बल गुना बल के दिशा में विस्थापन। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कार्य कि कार्य क्या है, बल और विस्थापन का गुणनफल है सर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, इसको याद रखने के साथ साथ आप और इस पर बहुत सारा इन्वेंशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। बहुत सारा देखिए 2-3 क्वेश्चन आया कि कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो बस याद रखिएगा कार्य 3 ही पर निर्भर करता है, बल पर, विस्थापन पर और दोनों के बीच बनने वाले कोण पर, और इसके अलावा कुछ भी हो उस पर कार्य निर्भर नहीं करता। तो विस्थापन पर करता है, बल पर करता है, दोनों के बीच के कोण पर करता है, तो किस पे नहीं करता है, समवेग पे नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और यह क्वेश्चन क्या है, आरआरबी ग्रुप डी 2/11/2018 शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन इस शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, तब हम लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर बोल रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है सर, किया गया कार्य कहा जाता है कि उस पर बल लगा रहे हैं, एक स्थिर बल लगा रहे हैं और बल के साथ साथ वह कुछ दूरी स्थानांतरित हो रही है, कुछ वह स्थानांतरित यानी अपना स्थान में परिवर्तन कर रही है, यानी विस्थापन हो रहा है, तो वहाँ पर कार्य होगा सर, क्योंकि बल के साथ साथ विस्थापन को भी वहाँ पर दर्शाया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब क्या होता है। किसी पिंड पर हम कार्य किए हैं, यह कब पता चलेगा कि सर इस पर कार्य हुआ है, तो कब पता चलेगा, जब यह एक आंतरिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। अगर हम किसी में कार्य करेंगे तो हमारा ऊर्जा लॉस होगा, हमारा ऊर्जा में हानि होगा, और जिस पिंड पर हम कार्य कर रहे हैं उस पर ऊर्जा बढ़ेगी। यानी ये अगर हम हैं तो हमारा ऊर्जा क्या होगा, माइनस होगा, और इस पिंड का ऊर्जा क्या होगा, प्लस होगा। तो क्या हो जाएगा, यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से क्या होगा, ऊर्जा का स्थानांतरित होगा, यानी उस वस्तु पर ऊर्जा की वृद्धि होगी या उस वृद्धि अनुभव वो करेगा, दिखेगा भी। ठीक है, और यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 11/12/2018 शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए आपको हम समझाना चाहेंगे कि ये एक कार है, ये एक कार है, ये इधर से इसका डायरेक्शन इधर है और ये हवा है, इसका डायरेक्शन क्या है, इधर है। यानी ये जो बल लग रहा है, कार का जो बल लग रहा है ये इस दिशा में लग रहा है और हवा का जो बल है वह इस दिशा में लग रहा है। अगर कार का कार्य पूछता तब तो धनात्मक होता, लेकिन हवा का जो पूछ रहा है तब क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और कार का भी ऋणात्मक होगा जब हवा के अपेक्ष में या सापेक्ष में पूछेगा। और यहाँ पर हवा का कार्य भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यह कार विपरीत दिशा से आती हुई कार के बारे में इसके संबंध में पूछ रहा है, तब हमारा क्या होगा, धनात्मक नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। हमारा कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा से आती हवा का सामना करती है, तो हवा द्वारा किया गया कार्य किस पर, उस कार पर, उस कार पर किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। उस कार पर किया गया कार्य ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन को करते चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि कोई कार 50 न्यूटन की नियत बल के साथ
15 किलोमीटर की दूरी की यात्रा करती है तो किए गए कार्य की गणना होगी। देखिए ये क्वेश्चन सर आप बोल रहे थे कि एक टाइप का क्वेश्चन हटा दिए हैं, बट इस पे टाइप वही है, बट इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है। इस पे क्या कॉन्सेप्ट अलग है तो ध्यान रखिएगा, 500 न्यूटन बल है और 15 किलोमीटर की दूरी यह तय करती है। यानी कि सर यहाँ पर दिया हुआ है कि F जो है वो 500 न्यूटन और डिस्टेंस जो है वो 15 किलोमीटर। तो हम लोग यूनिट पढ़ रहे थे, उस समय हमने चर्चा किया था कि जो यूनिट है यहाँ पर किस पर होगी, केजी, मीटर, सेकेंड, उसके बाद केल्विन, कैंडेला, मोल, ये सात का ही हम लोग यूज करते हैं। और लेकिन यहाँ पर किलोमीटर है, इसका भी यूनिट होता है, बट न्यूटन, जूल, ये सीजीआई यूनिट जो है उस पर हम लोग केजी, मीटर, सेकेंड को ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 500 न्यूटन, डी यानी डिस्टेंस हो जाएगा 15 किलोमीटर, यानी 15 किलोमीटर कहने का मतलब है 15,000 मीटर। क्या हो जाएगा, 15,000 मीटर। 15,000 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे वर्क, क्योंकि कार्य पूछा है। तो F इंटू डी क्या हो जाएगा, 500 इंटू 15,000। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 75, 1 2 3 4 5, यानी 75, यहाँ 1 2 3 यानी 7.5 इंटू 10⁶ जूल होगा। देखते हैं अब ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए आप जो करेंगे 15 को इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7500। ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा, लेकिन यह गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, किलोमीटर है, और यूनिट हमको क्या चाहिए, मीटर चाहिए। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा 750000 जूल। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बस 400 न्यूटन के स्थिर बल से चलती है। बस द्वारा किया गया कार्य 2000 जूल है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर दूरी पूछ रहा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम लोग वही फॉर्मूला फिर से लगाएंगे कि सर W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। अब पूछ रहा है डी, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/F। W क्या दिया हुआ है, W दिया हुआ है सर 4000, और सॉरी W दिया हुआ है 2000। W कितना दिया हुआ है 2000, और बल यानी फोर्स दिया हुआ है 4000। तो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी D इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 का तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे क्या जाएगा 0.5 मीटर, यानी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कि 0.5 मीटर बस के द्वारा दूरी तय की गई है, अगर वो 4000 का बल लगाए और 2000 जूल कार्य किया गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सभी का आंसर हम नेक्स्ट स्लाइड पर देते गए हैं। अगर आपको लिखा हुआ याद ना रहे तो आप वहां से नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन करने के लिए आपको पीडीएफ की आवश्यकता होगी, और पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वहां पर इसकी पीडीएफ और अन्य स्टडी मटेरियल प्रत्येक दिन डेली बेसिस पर डाला जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से
कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है। अब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन में बताना है कि किसमें हमारा कार्य शून्य होगा। बल लग रहा है तो विस्थापन नहीं होगा, विस्थापन हो रहा है तो एंगल 90 डिग्री होगा यानी 90 होगा, लंबवत होगा, या अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो ऐसी स्थिति में हमको देखना है कि कौन सी स्थिति में कार्य नहीं हो रहा है। किताब को किसी ऊंचाई तक उठाना, तो सर इसमें तो कार्य हो रहा है क्योंकि इसमें फोर्स भी लग रहा है और विस्थापन भी हो रहा है। सतह पर पड़े कंकड़ पर दाब डालना, तो उस पर भी कार्य हो रहा है सर, क्योंकि उसमें हम दाब डाल रहे हैं और वह अपना स्थान परिवर्तन करेगा। लकड़ी द्वारा एक ट्रॉली को धक्का देने पर ट्रॉली का आगे बढ़ जाना, इस पर तो सरासर लिखा हुआ है कि विस्थापन हो रहा है और बल भी लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना। अब ये जो धक्का दे रहा है तो धक्का देने से दीवार में विस्थापन नहीं होगी, इसका मतलब ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सर इस पर कोई भी कार्य नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझे इसका सॉल्यूशन। और या आप इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं। लड़के का कमरे की दीवार को धक्का देना कार्य नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, अर्थात किया गया कार्य शून्य होगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यदि बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होना चाहिए कि कार्य ऋणात्मक होता है। तो अभी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि सर 0 डिग्री होगा तो धनात्मक कार्य होगा, 180 डिग्री होगा तो ऋणात्मक कार्य होगा, और 90 डिग्री होगा तो सर कार्य होगा ही नहीं। तो ऋणात्मक कार्य पूछा है कौन सा एंगल में, कौन सा कोण में, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि सर 180 डिग्री में जो होगा वह कार्य नहीं होगा। अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि P/D ई के जगह पर cos थीटा, सॉरी, और अगर 90 डिग्री हो तो 0 जूल हो जाएगा, अगर 180 डिग्री हो तो cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है। तो यहाँ पर फोर्स हमारा ये कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार सेशन रहा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें क्योंकि प्रेस करने से आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपके मोबाइल पर पहुंचता रहेगा। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। जब बल विस्थापन डैश यानी क्या होता है तो बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाता है। तो बल कैसा बल लगाएंगे और विस्थापन कैसा होगा कि किया गया कार्य जो है वो ऋणात्मक होगा। तो इस पर आप समझ सकते हैं कि जब बल के दिशा में होगा, जब बल के दिशा में होगा तो धनात्मक होगा और जब बल के विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि बल की विपरीत दिशा में विस्थापन करने से जो कार्य होता है वह ऋणात्मक होता है, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। यह सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें जहां पर इसकी आवश्यकता हो, जिससे आपके सहपाठी को, हमारे दोस्त को, हमारे मित्र को, हमारे भाई को लाभ हो। तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ये हमारा आज का वर्क का फॉर्मेट था। वर्क के बाद हम लोग कल शक्ति यानी पावर को करेंगे। इसी प्रकार से हम धीरे धीरे करके मैकेनिक्स यानी यांत्रिकी का 15 पॉइंट क्लियर कर लेंगे। ये देखिए हमारा 15 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसी सिलसिलेवार ढंग से हम इसको करते चलेंगे। तो एक्समार्ट एकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए लिंक को क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। इंस्टा ग्रुप से ज्वाइन करने से स्टोरी पे हम नए नए अपडेट्स, नए नए क्वेश्चन को डालते रहते हैं ऑप्शन के साथ में। तो वहाँ पर आप अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर